गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 विषय जीव विज्ञान चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है? 2 का। टॉपिक जो अपना रहेगा वह है कौन सा रहेगा? फीमेल गेमेटोफाइट। टॉपिक कौन सा है अपना? फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? मादा युग्मोद भिद। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ चुके हैं, यानी जैसे मेल गेमेटोफाइट कौन सा होता है, किस प्रकार से परागकण के द्वारा परागनलिका का निर्माण होता है, ये सारी बातें हम पिछले वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, यानी मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट इस संरचना के अंदर देखो क्या होता है, यानी कोई भी परागकण होता है, जैसे ये कोई भी परागकण जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, इस परागकण के अंदर क्या होता है? जनन छिद्र द्वारा परागनलिका बनती है। क्या बनती है? जनन छिद्र द्वारा परागनलिका बनती है। और जब भी जनन छिद्र के द्वारा परागनलिका बनती है, उसमें देखो ये परागकण का कौन सा चोर होता है? बाह्य चोर। यहाँ पर क्या होता है? जनन छिद्र होता है, और इसी जनन छिद्र के द्वारा यहाँ पर क्या होता है? जैसे इस प्रकार से परागनलिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है? नलिका केंद्रक होता है। यहाँ पर ये दो क्या होते हैं? नरयुग्मक होते हैं। दो क्या होते हैं? नरयुग्मक होते हैं। ठीक है, तो ये संपूर्ण संरचना जो होती है यहाँ पर क्या कहलाती है? मेल गेमेटोफाइट कहलाती है, जिसको बोलते हैं नर युग्मकोज भिद। ठीक है, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? मादा युग्मोद भिद। ठीक है, यानी फीमेल गेमेटोफाइट। इसके अंदर भी क्या पढ़ते हैं? अंडक एवं अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण। अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण। इसमें देखो क्या होगी, आवृत्तीय पादप जो होते हैं उससे मादा जनांग को क्या कहा जाता है? जायक कहा जाता है। देखो ध्यान से, जैसे डायग्राम बना रहे हैं, इस प्रकार से बना रहे हैं। ठीक है, ये संरचना क्या कहलाती है? वर्तिकाकार। ये संरचना क्या कहलाती है? वर्तिका। और इसको क्या कहा जाता है? अंडाशय। इसको क्या कहा जाता है? अंडाशय। तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? अंडक। और बहुत सारे अंडक जो होते हैं, जैसे मैंने क्या लिख दिया कि अंडक प्लस अंडक किसका निर्माण करता है? जायक। यानी बहुत सारे अंडक जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? जायक का निर्माण होता है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि आवृत्तबीजी जो पादप जो होते हैं, इसमें जो यानी मादा जननांग जो होती है उसको क्या कहा जाता है? जायक कहा जाता है। यदि जायक का निर्माण क्या होता है, यानी एक से अधिक अंडक के द्वारा होता है जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको तो क्या बोलते हैं? अगर ये अंडक आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने संरचना बनाई ऐसे ऐसे बनाई। ठीक है, इस साइड में और भी अंडक हो सकते हैं।
यदि अंडक आपस में जुड़े हुए हैं तब तो क्या कहलाता है? युक्तांडपी। युक्तांडपी, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं? अंडक आपस में जुड़े, ठीक है। अगर अंडक आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, अगर अंडक आपस में जुड़े नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं वियुक्तांडपी। क्या बोलते हैं? वियुक्तांडपी। यदि अंडक आपस में जुड़े हुए नहीं होते तब तो उसको क्या कहा जाता है? वियुक्तांडपी। देखो ये आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, तब इसका मतलब क्या कहलाता है? युक्तांडपी। अगर कोई भी अंडक अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि अंडक के कौन कौन से भाग होते हैं तो आप क्या बता दोगे? वर्तिका, अगर वर्तिका और अंडाशय, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अगर अंडक आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं तब, यानी ये अंडक पूरी की पूरी संरचना अगर आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है तब क्या कहलाती है? वियुक्तांडपी कहलाती है, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं आवृतबीजी पादपों के अंदर मादा जननांग को जायांग कहा जाता है। लिख सकते हैं आवृतबीजी पादपों में मादा जननांग को जायांग कहा जाता है, ठीक है। और मादा जननांग कौन से होते हैं? पूरी की पूरी अंडक संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? मादा जननांग कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में हम लिख सकते हैं जायांग, यानी जायांग का निर्माण, थोड़ा सा नोट लग रही बात लिख रहा हूं। जायांग का निर्माण एक से अधिक अंडक के द्वारा, यानी जायांग का निर्माण एक से अधिक अंडक के द्वारा होता है। ये अंडक आपस में जुड़े होने के कारण युक्तांडपी कहलाते हैं। युक्तांडपी कहलाते हैं। अगर नहीं जुड़े होते हैं, नहीं जुड़े होते हैं, अगर आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए नहीं होते हैं। अगर नहीं जुड़े होते हैं तो इसे वियुक्तांडपी कहते हैं। तो इतना ध्यान में रख सकते हो ना कि आवृतबीजी पादपों में मादा जननांग को क्या कहा जाता है? मादा जननांग को जायंग कहते हैं, ठीक है। और जायंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है गाइनोसियम, ठीक है। और ओमम को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। जायंग का निर्माण एक से अधिक अंडक के द्वारा होता है। यदि ये अंडक आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं? युक्तांडपी। और नहीं जुड़े होते हैं तो वियुक्तांडपी, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि युक्तांडपी और वियुक्तांडपी से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि यदि अंडक आपस में जुड़े हुए होते हैं तब तो कहलाता है युक्तांडपी। अगर जुड़े हुए नहीं होते हैं तो क्या कहलाता है? यहाँ पर वियुक्तांडपी कहलाता है। इसके बाद में
हम ये बताते हैं कि अंडक के 3 भाग होते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पर अंडक के 3 भाग होते हैं। अंडक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाग कौन सा आता है? हालांकि हम बता भी चुके हैं, जिसको बोलते हैं वर्तिकाग्र स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। यानी अंडक के कितने भाग होते हैं? 3। पहला भाग तो कौन सा होता है? यानी वर्तिकाग्र। दूसरा भाग कौन सा होता है? वर्तिका। तीसरा कौन सा भाग होता है? अंडाशय। यह है अंडक का शीर्ष भाग होता है। यह अंडक का शीर्ष भाग होता है। यानी अंडक का कौन सा भाग होता है? शीर्ष भाग होता है, जिसकी संरचना क्या लिख सकते हैं? जिसकी संरचना कीपनुमा होती है। कीपनुमा होती है। ठीक है, देखो आपने देखा भी होगा संरचना इस प्रकार से बनाई थी ना, ऐसे। ठीक है, ये संरचना इस प्रकार से बनाई थी। ठीक है, तो यही क्या होता है कि यह अंडक का शीर्ष भाग होता है, जिसकी संरचना कीपनुमा होती है। इसके ऊपर परागकण का अंकुरण होता है। इसके ऊपर क्या होता है कि परागकण का अंकुरण होता है। अंकुरण होने का मतलब परागकण से किसका निर्माण होता है? यानी परागनलिका का निर्माण होता है। कहने का मतलब जैसे संरचना बनाते हैं इस प्रकार से, इस पर जैसे ही परागकण आता है, यानी गति करते मूवमेंट करते हुए क्या आता है? परागकण, इसमें नीचे की साइड में क्या बन जाती है? परागनलिका बन जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? वर्तिका। यानी ये जोड़ने वाली संरचना होती है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं वर्तिका, जिसको बोलते हैं STYL, स्टाइल। ठीक है, शीर्ष भाग में तो क्या होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, ये तो कौन सा भाग है? शीर्ष। ये कौन सा भाग है? मध्य। और ये कौन सा भाग है? आधारी। इन दोनों को आपस में, यानी इसको और इसको आपस में जोड़े रखने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है, वो संरचना कौन सी होती है? वर्तिका। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, जब परागकण क्या होते हैं, यानी वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचते हैं, तो वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचने के बाद उसमें क्या होता है? अंकुरण होता है। जैसे अंकुरण होता है तो परागनलिका जो होती है, यानी वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचने का कार्य भी कौन करता है? वर्तिका करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं? ये है वर्तिकाग्र एवं अंडाशय को जोड़ने वाली संरचना होती है। अंडाशय को जोड़ने वाली संरचना होती है। इससे परागनलिका वर्तिकाग्र
से अंडाशय तक पहुंचती है। इससे प्रागनलिका वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचती है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे डायग्राम में हमने इसमें बता भी दिया था कि यहाँ पर ये वर्तिकाग्र संरचना होती है, ये वर्तिका, और नीचे की साइड में ये कौन सी होती है, अंडाशय। प्राकट जैसे यहाँ पर आते हैं, अंकुरण होता है, प्रागनलिका का निर्माण होता है और कहाँ तक पहुँच जाता है, अंडाशय तक ही पहुँच जाता है। और अंडाशय तक पहुँचने के बाद में वहाँ पर क्या होता है, यानी प्रागनलिका जो कहाँ पर पहुँच जाती है, यानी यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद में निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, यानी अंडाशय, जो यानी क्या होता है, अंडक का आधारी भाग होता है। इसमें विभिन्न छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। तीसरे नंबर पर संरचना जो बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं, अंडाशय की। यानी तीसरे नंबर किसके बारे में बताते हैं, अंडाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि अंडाशय जो होता है वह अंडक का आधारी भाग होता है, यानी सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, अंडाशय। यह अंडक का आधारी भाग होता है। यानी यह किसका आधारी भाग होता है, अंडक का आधारी भाग होता है। अरे तो क्या बिल्कुल पूछ होगी, यह अंडक का आधारी भाग होता है। इसके अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती है। इसके अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती है, जिसे बीजांड कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। जहां ये इसको गुरु बीजाणुधानी भी कहा जा सकता है, या गुरु बीजाणुधानी, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, यानी आपने लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ा भी होगा। किसके बारे में, लघु बीजाणुधानी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। उसी प्रकार से यानी जायन भाग के, यानी जो नाम आया है गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, ये जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। उसी प्रकार से लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताया था मैंने आपको अंडक के बारे में। थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। अंडक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है वर्तिकाग्र, एक भाग होता है वर्तिका, और एक भाग कौन सा होता है, अंडाशय। सबसे शीर्ष वाला जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, वर्तिकाग्र। सबसे आधारी वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है, अंडाशय। वर्तिका, अगर वर्तिकाग्र और अंडाशय इन दोनों को आपस में जोड़े रखने का कार्य जिसको करते हैं वो कौन करता है, वर्तिका करती है। और इसी के अंदर देखो क्या होता है, इसके ऊपर प्राकण का अंकुरण होता है। इसमें प्रागनलिका जो होती है वह कहाँ तक पहुंचती है, वर्तिकाग्र से, यानी वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचती है। ठीक है, इसमें छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। इसके बाद में आता है बीजांड की संरचना। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओम।
ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये वर्तिकाग्र, बीच वाला जो भाग होता है वर्तिका, और नीचे वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है कि यानी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं, बीजांड। यानी इस प्रकार की संरचना हो सकता है एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है दो से अधिक भी हो। ठीक है, तो ये जो संरचना जो होती है क्या कहलाती है, बीजांड कहलाती है। ये अंडाशय या अंडाशय भित्ति। याद रखना, जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो अंडाशय आकर जाकर किसका निर्माण करता है, फल का। जब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर अंडाशय किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। बीजांड किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के अंदर जो संरचना पढ़ रहे हैं वो संरचना ये है, यानी संरचना के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अंडाशय के अंदर यानी बीजांड जो होते हैं वो संख्या में एक भी हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यह है बीजांड की संरचना। हम पढ़ते हैं बीजांड की संरचना के बारे में। इसके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं, दो आवरण पाए जाते हैं जो पेरेन्काइमा के बने होते हैं। एक तो होता है बाहरी अध्यावरण, एक कौन सा होता है, आंतरिक अध्यावरण। इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले बीजांड की संरचना का, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी रहेगा। यहाँ पर ये टॉपिक जो है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक जो होता है, जैसे हमने बताया कि बीजांड की संरचना यानी प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों के बारे में समझाइए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये होते हैं सहवन धागे। जो आपको गहरी संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बुक की संरचना आपको अलग प्रकार से मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको यानी एकदम नॉर्मल संरचना के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, बीच में होता है भ्रूणकोश। ऐसे बीच में क्या होता है, भ्रूणकोश। ठीक है, संरचना इस प्रकार से है, यानी बीजांड की संरचना है। ठीक है, याद रखना बीजांड की संरचना में ऊपर वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, यानी इसको निभाग कहा जाता है। निभाग इंग्लिश में बोलते हैं सेलेजा। ठीक है, नीचे वाला जो भाग जो होता है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, ये होते हैं सहवन धागे। ये क्या होते हैं, सहवन धागे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्कुलर थ्रेड। वेस्कुलर थ्रेड। ठीक है, इसमें दो आवरण हैं। एक तो ये बाहरी आवरण, इसको बोलते हैं
बाह्य अध्यावरण। क्या बोलते हैं? बाह्य अध्यावरण। इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट। अंदर की साइड में होते हैं, इसको बोलते हैं अंतः अध्यावरण। इसको बोलते हैं इंटरनल इंटेग्यूमेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इसकी पूरी संरचना जो है हम अगली क्लास के अंदर पढ़ पाएंगे, यहां पर ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा। इसके अंदर यहां पर ये जो होते हैं इसको बोलते हैं बीजांड काई, जिसको कहा जाता है न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। ये संरचना जो होती है इसको बोलते हैं नाभिक। क्या होता है? नाभिक। इंग्लिश में कहा जाता है हाइलम। ठीक है, ये होती है पूरी की पूरी संरचना बीजांड, यानी बीजांड की संरचना होती है। बीच में ये जो भाग होता है गोलाकार है, इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो सेक। ठीक है, ऊपर की साइड में जो 3 कोशिकाएं ये होती हैं, इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ऊपर यानी भ्रूणकोश के अंदर ऊपर की साइड में जो 3 कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, इन 3 कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। नीचे की साइड में 3 कोशिकाएं होती हैं, इसमें बीच वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? अंड कोशिका, यानी एग सेल। और बाहर वाली 2 कोशिकाएं जो होती हैं इसको बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक सेल, एसेसरी, जिसको सिनर्जिड कोशिका भी कहा जाता है। कौन सी कोशिका बोलते हैं? सहायक कोशिका, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? सिनर्जिड कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी बीजांड की संरचना। बीजांड की संख्या, यानी कोई भी अंडाशय जो होता है उसके अंदर बीजांड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, बीजांड की ऊपर वाली संरचना जो होती है, यानी इस संरचना को क्या कहा जाता है? निभाग कहा जाता है। याद रखना कि प्रागनलिका जो होती है वो निभाग के द्वारा भी कहां पर पहुंच सकती है, यानी बीजांड के अंदर पहुंच सकती है। बीजांड द्वार के द्वारा भी प्रागनलिका जो होती है कहां तक पहुंच सकती है? बीजांड में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, और बीच वाला जो भाग जो होता है, इसी भाग के द्वारा भी क्या कर सकती है? अंदर पहुंच सकती है। कहने का मतलब यह है कि बीजांड जो होते हैं उसके अंदर 3 प्रकार से प्रागनलिका अंदर प्रवेश कर सकती है। एक है निभाग के द्वारा, एक है बीजांड द्वार के द्वारा और एक है मध्य भाग के द्वारा। ठीक है, इसमें 2 आवरण पाए जाते हैं जो पेरेन्काइमा कोशिकाओं के बने होते हैं, बाह्य अध्यावरण, और एक कौन सा होता है? अंतःध्यावरण। इसमें बीजांडकाय जो होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, और भोजन के रूप में कार्य करता है। किस रूप में? भोजन के रूप में। ठीक है, यानी बीजांडकाय जो होता है वो भोजन के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। ये संरचना जो आप गोलाकार देख रहे हो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें ऊपर वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रतिमुख कोशिकाएं, नीचे वाली 3 कोशिकाएं जिसमें बीच वाली कोशिका एंड कोशिका और दोनों साइड की कोशिका ये जो होती हैं इसको क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। ठीक है, और इस पर यानी संपूर्ण गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? यानी भ्रूणकोश कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी इसका विस्तृत अध्ययन हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो इतना ही आज के लिए, बाकी बातें करते हैं, कल बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच।